मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखते हैं राजनीतिक संस्कृति पर। राजनीतिक संस्कृति, संस्कृति का मूल शब्द है संस्कार। संस्कार शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार से करते हैं, कई बार करते हैं। इसी संस्कार के आधार पर हम कम से कम भारत के संदर्भ में मैं कहता हूं कि संस्कार के संदर्भ में हम जब अध्ययन करते हैं तो व्यक्ति के साथ हम किस प्रकार का व्यवहार करें, आने वाले के साथ या आगंतुकों के साथ या अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, यह सब हमारे संस्कार पर निर्भर करता है। एक बड़े परिवार में पलने वाला बालक और एक एकल परिवार में पलने वाला बालक, दोनों के संस्कार में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार से अनाथालय में पलने वाले बालक का संस्कार दूसरे प्रकार का होता है। तो संस्कार के द्वारा हम व्यक्ति का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। यह सामान्य संस्कार की बात मैंने कहा। तो इस संस्कार का अर्थात संस्कृति का व्यक्ति के दैनिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और अल्टीमेटली एक राजनीतिक व्यवस्था को भी यह राजनीतिक संस्कृति अनेक प्रकार से प्रभावित करती है। जब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन शुरू हुआ तो राजनीतिक वैज्ञानिकों ने यह देखा कि विभिन्न विषयों में, अन्य सामाजिक विज्ञानों में संस्कृति का भी अध्ययन किया जा रहा है और संस्कृति का अध्ययन करते करते वे यह देख रहे हैं कि इस सामान्य संस्कृति का व्यक्ति के जीवन पर, उसके समाज में जीवन पर, आर्थिक अन्य प्रकार के किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो राजनीतिक वैज्ञानिकों ने भी इस संस्कृति का अध्ययन करना प्रारंभ किया और उसे नाम दिया राजनीतिक संस्कृति। तो राजनीतिक संस्कृति एक नया शब्द है जो कि मानव शास्त्र, समाज शास्त्र के रास्ते से राजनीति विज्ञान में आया है। इसे विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है या इसका नामकरण किया है। जैसे आमंड कहता है यह कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है, कार्य के प्रति उसका जो लगाव है या कार्य के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, वह इसका यह नाम देता है राजनीतिक संस्कृति को। इसी प्रकार से वियर कहता है, यह इसको नाम दिया उसने राजनीतिक संस्कृति का। स्टर्न ने नाम इसको दिया है पर्यावरण का और स्पीरो ने इसे राजनीतिक शैली कहा है। चीज वही है, लेकिन हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं और राजनीतिक संस्कृति के आधार पर ही हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। तो व्यक्ति में जो मूल्य होते हैं, जो उसकी अभिवृत्ति होती है, जो उसके विश्वास होते हैं, जो उसकी भावनाएं होती हैं, इन सब का योग राजनीतिक संस्कृति है। विशेष करके राजनीति के क्षेत्र में ये तमाम चीजें, मूल्य, भावनाएं, विश्वास वगैरह वगैरह, प्रवृत्ति, ये सब चीजें संस्कृति के अधीन आती हैं। इन सब के आधार पर संस्कृति का निर्माण होता है और इसमें जब हम राजनीतिक व्यवहार की बात करते हैं तो ये सब चीजें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। दुनिया के हर देश में अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति के लिए हमारे मन में जो भावनाएं हैं, जो मूल्य हैं, जो विश्वास हैं, ये हमारे विश्वास अन्य देशों से भिन्न हो सकते हैं और भिन्न होते भी हैं। अब आप देखिए 1947 के पहले भारत पाकिस्तान एक थे। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो भारत में संस्कृति किस प्रकार की थी, मूल्य क्या थे, भावनाएं क्या थी, किस प्रकार का विश्वास लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति था, ये हम सब जानते हैं। और आज इस स्थिति तक हम पहुंच चुके हैं कि दुनिया में हमारा नाम हो रहा है कि भारत में लोकतंत्र है। लेकिन वही पाकिस्तान जो 1947 के पहले भारत का एक अंग था, कुछ ही समय में वहां की राजनीतिक व्यवस्था पूरी चौपट हो गई।
सैनिक शासन आया, फिर लोकतंत्र आया, फिर सैनिक व्यवस्था आई, फिर लोकतंत्र आया, फिर सैनिक शासन, लोकतंत्र, इस प्रकार से चला आ रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति जैसी होगी उसी प्रकार से उस देश की राजनीतिक व्यवस्था भी संचालित होती है, निर्धारित होती है। अब भारत में सहिष्णुता है, हम दूसरे विरोधी व्यक्ति के भी विचारों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, हम उसको बोलने का अवसर देते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा राज्य है जो विरोधियों के विरोध का सहन ही न करे, जैसे पाकिस्तान हुआ अथवा चीन हुआ, साम्यवादी देश हुए, ये विरोधियों को बोलने की अनुमति तक नहीं देते, तो वहां की राजनीतिक संस्कृति भारत की राजनीतिक संस्कृति से अलग होगी, स्वाभाविक है। तो दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है और यही राजनीतिक संस्कृति एक राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित और प्रभावित करती है। अब जरा इसकी विभिन्न परिभाषाओं को देखें। दो राजनीतिक वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को यहां पर हम उल्लेखित करते हैं। सबसे पहले आमंड और पावेल कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों मतलब नागरिकों में, जनता में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्ति, राजनीति के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, और अभिमुखीकरण का प्रतिमान है कि राजनीति के बारे में लोग क्या सोचते हैं। जो सोचते हैं वही वैसा ही सोचेंगे जैसी उनकी प्रवृत्ति होगी, और जैसी प्रवृत्ति होगी उस प्रकार से सोचेंगे, और जैसा सोचेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। यह संभव है कि इंग्लैंड या अमेरिका में लोग जनता की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश करें, क्योंकि वहां पर स्थिरता है, उनका एक बहुत पुरानी संस्कृति रही है, बहुत पुरानी ऐतिहासिक व्यवस्था रही है। तो यह संभव है कि वहां के लोगों में यह भावना हो कि हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश करें। लेकिन भारत में व्यक्ति राजनीति में प्रवेश कब करता है, क्यों करता है? वह पढ़ाई करता है। यदि पढ़ाई लिखाई करने में कमजोर है तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद रोजगार ढूंढेगा, रोजगार मिलेगा नहीं। जब रोजगार नहीं मिलेगा वह इधर उधर छोटा मोटा बिजनेस करने का प्रयास करेगा, उसमें वह असफल होगा क्योंकि उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। यदि उसमें वह असफल हुआ दूसरी जगह हाथ पांव मारने की कोशिश करेगा। जब हर जगह से असफल हो जाएगा तब वह व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है, और यह कह करके प्रवेश करता है कि हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, यह प्रवृत्ति आम रूप में देश में पाई जाती है, क्योंकि भारत में राजनीति भी एक व्यवसाय है। तो व्यवसाय में जिस प्रकार से हानि लाभ की गणना करके काम किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से राजनीति में भी कोई भी काम केवल लाभ हानि के आधार पर तय किया जाता है। तो व्यक्ति का राजनीति के प्रति क्या दृष्टिकोण है और राजनीति में प्रवेश क्यों कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, वह क्या सोचता है। तो ये सब चीजें राजनीतिक संस्कृति से प्रभावित होती है। दूसरा, सिडनी बर्वा कहते हैं कि उन राजनीतिक संस्कृति उन अनुभवी विश्वासों, अभी तक के अनुभव से आधार पर जो उसका एक विश्वास स्थापित हुआ, विश्वास बना है, अभिव्यक्ति के प्रतीकों, अभिव्यक्ति किस प्रकार से किन किन माध्यमों से होती है, और मूल्यों की व्यवस्था है। यहां पर भी मूल्य आया, मूल्य, भावनाएं, विश्वास, ये तमाम चीजें सब अंदरूनी होती हैं। ये व्यक्ति के मन को निर्धारित करती हैं, मन को तय करती हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो मूल्यों की व्यवस्था है जो उस स्थिति को निर्धारित करती है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति ही कोई चीज को निर्धारित करती है। हमारे जो विचार होंगे, हमारे जो मूल्य होंगे, उसी के आधार पर हम किसी भी चीज को पैमाना बना करके उसका परीक्षण करते हैं, जिसके अंतर्गत राजनीतिक कार्य संपन्न होते हैं। तो सिडनी बर्वा कहते हैं व्यक्ति के अनुभवी विश्वासों और मूल्यों के आधार पर राजनीतिक कार्य संपादित होते हैं। भारत में यदि कोई व्यक्ति राजनीति में प्रवेश ले लेता है तो वह सोचता है, वह ऐसा करता है। अभी तक का हमारा अनुभव ये बताता है कि लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले धीरज साहू के यहाँ
छापे में 354 करोड़ रुपए नगद मिले, कैश मिले। जबकि उसी धीरज साहू ने एक बार ट्वीट किया था कि लोग भ्रष्टाचार कैसे अपनाते हैं, भ्रष्टाचार का मार्ग क्यों अपनाते हैं। लोगों में इतनी भी मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ बातें उसने कही थी, लेकिन उसी के यहां से देखिए 354 करोड़ रुपए नगद प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे राजनीतिक मूल्य है, राजनीतिक संस्कृति है हमारी, कि हम राजनीति में प्रवेश क्यों कर रहे हैं। तो ये उसकी परिभाषा है। इस प्रकार से मूल्य, भावना, विश्वास, प्रवृत्ति का कुल योग जो राजनीति में प्रयुक्त होता है, राजनीतिक संस्कृति इसे कहते हैं। और यह सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। जैसी हमारी संस्कृति होगी उसी प्रकार से हमारा राजनीतिक व्यवहार भी होगा, और जैसा हमारा राजनीतिक व्यवहार होगा उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था भी बनेगी, स्थापित होगी, चलेगी। क्योंकि कोई भी व्यवस्था अपने आप संचालित नहीं होती, उसको चलाने वाला व्यक्ति होता है। और जब व्यक्ति चलाएगा तो वह अपने प्रवृत्तियों के अनुरूप चलाएगा, उसकी जो भावनाएं होंगी, उसके जो मूल्य होंगे, उसी के अनुरूप और राजनीति का उपयोग करेगा। देखें, इस राजनीतिक संस्कृति के निर्माण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले है इतिहास। इतिहास राजनीतिक संस्कृति का सबसे बड़ा संवाहक है कि इतिहास से हम सब कुछ सीखते हैं। प्रत्येक देश का इतिहास एक अपनी बात करता है, उस इतिहास से हम रूबरू होते हैं, उसके अनुरूप हम अपना एक विचार बनाते हैं। और इसी को अनुरूप देखिएगा इंग्लैंड के इतिहास को देखिए तो वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान का विकास हुआ। कभी भी अंग्रेजों ने यह नहीं सोचा कि इस परंपरा पर आधारित और इस विकास को छोड़ करके, खत्म करके नए रूप में एक संविधान का निर्माण कर लें, एक नई व्यवस्था की स्थापना करें। ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने इतिहास से सबक सीखा कि अभी तक जो विकास की प्रक्रिया चली है वह लगातार आगे भी चलती रहेगी। हम अपने आप को युगानुकूल बना देते हैं, और परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन का संविधान जो चला आ रहा है परंपराओं पर, उसी परंपरा पर अभी भी पूरी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। ये ब्रिटिश इतिहास का परिणाम है। और इसी प्रकार से यदि हम फ्रांस के बारे में देखें, फ्रांस में क्रांति की पृष्ठभूमि रही है। वहां पर क्रांति हुई थी 1789 में, और 1789 में क्रांति के बाद वहां पर राजतंत्र को पूरी तरह से आमूलचूल खत्म कर दिया गया था। तो वहां पर तब से अभी भी गणतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। तो वहां पर क्रांति की पृष्ठभूमि रही है। जर्मनी में यद्यपि सम्राटों के विरुद्ध क्रांति की बात नहीं हुई, लेकिन जर्मनी के लोग शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट भी अपनाते हैं, तानाशाही व्यवस्था को भी अपनाते हैं, जैसे उन्होंने हिटलर को स्वीकार किया था। जहां तक साम्यवादी व्यवस्था की बात है, साम्यवादी व्यवस्थाएं रक्त में क्रांति को स्वीकार करती हैं। आप किसी भी देश की साम्यवादी व्यवस्था को देख लीजिए, बिना रक्त के साम्यवादी क्रांति नहीं हुई है, नहीं हो सकती। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। तो जिस देश का जैसा इतिहास होगा उसी प्रकार से उस देश की राजनीतिक संस्कृति बनेगी। भारत को देखिए, भारत में पहले भारत के शासकों का शासन था, उसके बाद मुस्लिम शासक आए, उसके बाद ब्रिटिश शासन आया, लेकिन कभी भी बड़े पैमाने पर रक्त में क्रांति नहीं हुई। आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संघर्ष हुए, लेकिन फिर भी भारत का पूरा इतिहास शांतिपूर्ण इतिहास रहा है। इसलिए हम कभी भी लड़ाई झगड़े, युद्ध, संघर्ष में विश्वास नहीं करते, जहां तक हम इन चीजों को टालने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान कई प्रकार से भारत पर आक्रमण कर, भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है। कई प्रकार से उसकी प्रवृत्ति बन गई है भारत के मामलों में हस्तक्षेप करना, यहां पर आतंकवादी भेजना। लेकिन भारत क्या करता है, पहले क्या करता था, अभी क्या कर रहा है? अभी थोड़ा सा कठोर कदम उठा रहा है। इसके पहले तक स्थिति क्या थी? बस जो भी घटनाएं घटती थी, हमारा शासक वर्ग पाकिस्तान पर आरोप लगा देता था, बस, और कुछ नहीं। क्या शत्रु देशों से घिरे
इजराइल के मामले में हम कह सकते हैं कि इजराइल में यदि कोई भी विदेशी हस्तक्षेप होता है या कोई भी घटना घटती है तो इजराइल का रवैया क्या होता है, यह सब आप जानते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति जैसी होगी, राजनीतिक व्यवस्था भी उसी प्रकार से ढल जाती है, और इतिहास राजनीतिक संस्कृति को तय करता है। दूसरा है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की जैसी होगी, राजनीतिक संस्कृति भी उसी प्रकार से होगी। देखिए, जब 1789 में अमेरिका में पहला संविधान बना, तब से लेकर के लंबे समय तक अमेरिका अपने सुदूर स्थिति के कारण और बिना कोई हस्तक्षेप के, बिना कोई बाह्य प्रभाव के, वह अपनी व्यवस्था को सुधारने में, उसे अच्छा बनाने में लगा रहा, और इसी प्रकार से उसने स्वतंत्रता और समानता की नींव डाली, क्योंकि उसकी स्थिति सुदूर समुद्रों के बीच है। यूरोप से आप अमेरिका जाएंगे तो पहले तो केवल पानी ही, समुद्री जहाज ही या समुद्र मार्ग एकमात्र जाने का था। महीनों लग जाते थे अमेरिका पहुंचने में, यूरोप से अमेरिका पहुंचने में। तो वह बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के अपनी व्यवस्था को अच्छा से अच्छा बनाने की ओर अग्रसर रहा। इसलिए वहां पर स्वतंत्रता और समानता नाम के सिद्धांत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए। इंग्लैंड शुरू से ही छोटा देश रहा है, इसलिए उसने क्या किया, अपने अंग्रेजों को बसाने के लिए साम्राज्यों का निर्माण किया, और उसकी इस महत्वाकांक्षा ने दुनिया भर के सभी क्षेत्रों में अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए। लेकिन जब पूरी दुनिया में, एक बात ध्यान रखें, जब यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कोई सूर्यास्त नहीं होता, इतना होने के बावजूद भी इंग्लैंड कभी भी खाद्य पदार्थों के मामले में, भोजन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं रहा। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित होने के बावजूद वह अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाया। जब पूरा साम्राज्य खत्म हो गया तो उसी स्थिति में पहुंच गया, जब वह उसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर वह सैकड़ों वर्ष पहले था। तो हर देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, और भौगोलिक स्थिति राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती है। इसी प्रकार से तो भारत में, इंग्लैंड ने साम्राज्य का निर्माण किया। भारत ने कभी भी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया, उसने आक्रमण झेले, दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया। आप पूरे भारत के इतिहास को देख लीजिए। इसी प्रकार से अफ्रीका में बंदूक की गोली से काम होता है सबका। अफ्रीका के अधिकांश देशों में सत्ता परिवर्तन बंदूक की गोली के आधार पर होते हैं। जिसके हाथ में सत्ता आई, वह अपने सत्ता को बचाने के लिए बंदूक की, मतलब कि शक्ति का भरपूर प्रयोग करता है। तो जिस देश का जैसा इतिहास होगा, इसलिए आज तक अफ्रीका के अधिकांश देशों में स्थिर शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई है। मतलब कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, शक्ति के बल पर होता है, और जब तक उसके पास शक्ति होती है तब तक शासन करता है। जब उसका सत्ता परिवर्तन होता है तो दूसरा व्यक्ति जो आता है वह अपने ढंग से उस देश का शासन संचालित करता है। तो ये सब चीजें भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। इसके बाद आर्थिक सामाजिक संरचना। जिस देश की जैसी आर्थिक सामाजिक संरचना होगी, मतलब यदि कोई देश आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संपन्न है तो वहां की राजनीतिक संस्कृति एक प्रकार की होगी। जिस देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उस देश की राजनीतिक संस्कृति दूसरे प्रकार की होगी। जहां के लोग आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हैं, वो दूसरे प्रकार का व्यवहार करेंगे, और जहां के लोग आत्मनिर्भर हैं, एक दूसरे प्रकार के विरोध करेंगे। इसी प्रकार से जिस देश की सामाजिक व्यवस्था जिस प्रकार की होगी, जैसे भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या रही, बहु परिवार, एक परिवार में 50 सैकड़ों लोग, बड़े बड़े परिवार। तो सामाजिकता का भाव भारत के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। ये एकल परिवार आधुनिक समय की उपज है। ये एकल परिवार दूर अपने मूल स्थान से कट फिट गए,
तो जैसी आर्थिक सामाजिक संरचना होगी, इसी प्रकार से राजनीतिक संस्कृति भी बनेगी। और इसलिए क्या होता है, जहां पर आर्थिक सामाजिक संरचनाएं बहुत अच्छी हैं, वहां पर लोकतंत्र सफल होता है। जहां पर आर्थिक या सामाजिक संरचना ढीली ढाली होगी, अच्छी नहीं होगी, वहां पर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो स्वतंत्रता और समानता को मतलब वहां पर मिलेगा जहां पर आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था अच्छी हो। इसके बाद राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता यदि है किसी देश में, तो वहां की राजनीतिक संस्कृति एक विभिन्न प्रकार की होगी, और जहां पर राजनीतिक स्थिरता नहीं है, वहां की राजनीतिक संस्कृति दूसरे प्रकार की होगी। आप अमेरिका को देख लीजिए। जब से अमेरिका का संविधान बना, तब से लेकर के आज तक कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी इसमें गैप नहीं हुआ। निरंतर 4 वर्ष में एक बार राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो 4 वर्ष के बाद ही होता है। इसमें कभी भी 250 साल से ज्यादा समय हो गया, इसमें आज तक कोई व्यवधान नहीं हुआ है। तो राजनीतिक स्थिरता है, इसलिए वहां पर हर चीज सुनियोजित तरीके से होता है। जबकि भारत को देख लीजिए, भारत में जब से प्रजातंत्र की स्थापना हुई 1950 के बाद से एक थोड़ा सा व्यवधान आया था इमरजेंसी का। इसके अलावा कभी भी भारत में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, समय पर चुनाव हुए। ये ठीक है कि समय के पहले भी कई बार चुनाव हुए, लोकसभा को 13 महीने के बाद भंग कर दिया गया, ये भी सही है, लेकिन फिर भी हमने राजनीतिक स्थिरता को प्राप्त कर लिया है। समयबद्ध चुनाव होते हैं, संविधानवाद पूरी तरह से लागू हो रहा है। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान आज तक वहां पर कभी भी लोकतांत्रिक सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई हैं। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार गठित हुई तो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। तो जैसी राजनीतिक स्थिरता होगी, राजनीतिक संस्कृति भी उसी प्रकार से बनेगा। आज पाकिस्तान में जिस इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा हुई है, उसी भ्रष्टाचार के मामले में नवाज खान भी निर्वासित हुए थे या देश छोड़कर चले गए थे, और आज जब आए हैं तो वो भ्रष्टाचार को जी भर कोस रहे हैं, इमरान खान को अनेक प्रकार से बोल रहे हैं, स्वयं भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त रहे हैं। तो यही होता है जहां पर राजनीतिक स्थिरता नहीं होती। इसके बाद आता है धार्मिक विश्वास। लोगों का धार्मिक विश्वास किस प्रकार का है? यदि धर्मांधता है तो लोग भाग्यवादी ज्यादा हो जाते हैं, और कुछ भी होता है, कुछ भी घटना घटती है, नियति मान करके, ईश्वर की इच्छा मान करके उसको चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। भारत इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो जैसा धार्मिक विश्वास होगा, जैसे इस्लाम है, इस्लाम अधिक जनसंख्या बढ़ाने में विश्वास करता है, वह इसे खुदा की नेमत करता है, वह परिवार नियोजन पर विश्वास नहीं करता। और इसके अलावा इस्लाम इतना कट्टर है कि वह विरोधियों को भी सहन नहीं करता। यही स्थिति चीन जैसे साम्यवादी देशों में भी है। चीन हो चाहे पूर्व सोवियत संघ हो, वहां पर विरोध को स्वीकार नहीं किया जाता। धर्म तो है ही नहीं वहां पर, धर्म का उपयोग केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किया जाता है। तो जैसा धार्मिक विश्वास होगा, राजनीतिक संस्कृति भी उसी प्रकार से होगी। और यही धार्मिक संस्कृति, यही धार्मिक विश्वास हमें नैतिकता को विकसित करती है। नैतिकता हमारे मन में, हमारे व्यवहार में डालती है। नहीं तो भारत में ऐसे भी रेल मंत्री हुए हैं जो रेल दुर्घटना को देखते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं। अभी भी कई बार ऐसे मान लीजिए कोई घटना घटती है तो विरोधी दल के नेता सरकार से कहते हैं कि अमुक मंत्री को या प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाते त्याग पत्र दे देना चाहिए। नैतिकता है, और इस नैतिकता के मूल में हमारा धार्मिक विश्वास है। और अन्य जैसे शिक्षा का स्तर, उस देश में शिक्षा का स्तर क्या है? विशेष करके तानाशाही व्यवस्थाओं में पहले जो निरंकुश शासक हुआ करते थे, वे शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं करते थे।
ताकि जनता अनपढ़ और निरक्षर बनी रहे और हम उन पर निरंकुशतापूर्वक शासन करते रहें। तो उस देश की शिक्षा का स्तर क्या है? जहां की भी शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकती। ऐसे ही नस्लगत भावना, यदि मान लीजिए किसी देश में बहुत ज्यादा नस्लगत भावनाएं हैं, बहुत ज्यादा तेरे मेरे की भावना है, तो वहां पर भी राजनीतिक संस्कृति उसी प्रकार से प्रभावित होगी। और जहां पर लोग निष्क्रिय रहते हैं, भारत में लोग निष्क्रिय रहते हैं। कैसे निष्क्रिय रहते हैं? अभी भारत में अभी तक जितने बार भी चुनाव हुए, हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने मताधिकार का ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग जिन्हें हम शिक्षित और साक्षर कहते हैं, सभ्य मानते हैं, वो अपने मताधिकार का उपयोग ज्यादा नहीं करते हैं। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं कौन रूप हो हम ही का हानि, कोई भी राजा बनेगा हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको क्या हानि हो गया, हमको क्या लाभ होगा, तो हम क्यों वोट देने जाए। वे अपने वोट की अहमियत को भी नहीं समझते हैं। परिणाम यह होता है कि भारत में औसतन मतदान का प्रतिशत 60 से 65% के बीच होता है। लेकिन आप कहेंगे कि सोवियत संघ में, जैसे पहले पूर्व सोवियत संघ में जो चुनाव होते थे, या चीन में अभी भी जो चुनाव होते हैं, उसमें 99.99% तक मताधिकार होता है, मतदान होता है। तो क्या हम माने कि सामाजिक देशों में लोगों की राजनीतिक समझ ज्यादा है, लोग राजनीति के प्रति ज्यादा सक्रिय हैं? नहीं, वहां पर अनिवार्य मतदान है। यदि कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता तो उसको पुलिस पकड़ के दंडित करती है। यदि वह सफाई दिया और वह सफाई उसका संतोषजनक है तब तो उसको छोड़ते हैं, नहीं तो उसको सजा होती है। तो ऐसे भी जबरदस्ती क्या काम, किस काम का है? तो ये सब चीजें मिलकर के एक देश की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती है। अब देखें इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषता सबसे पहले है अमूर्त स्वरूप। अमूर्त मतलब मूर्त, मूर्ति, मूर्ति मतलब साकार। जिसमें आकार होता है उसको मूर्ति कहते हैं। जिसमें आकार नहीं होता, विचार अमूर्त होते हैं, लेकिन कार्य मूर्त होते हैं। कार्य जो भी आप करेंगे उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वो कार्य मूर्त हुआ। लेकिन विचार, आपके मन में जो विचार चल रहा है उसको आप निराकार कहेंगे। विचार कहां उत्पन्न होते हैं? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क या मन में जो विचार होते हैं उसको अमूर्त कहते हैं। जैसे निराकार और साकार रूप भगवान का मानते हैं। निराकार कोई आकार नहीं, साकार एक मूर्ति के रूप में, एक चित्र रूप में हम उसको मानते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति भी अमूर्त स्वरूप वाली होती है, जो व्यवहार और कार्य में प्रकट होती है। दूसरा है गतिशील। गतिशील प्रवृत्ति होती है। कैसे? जैसे जैसे समय बीतता जाता है संस्कृति में आवश्यक सुधार होते हैं। संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती, परिवर्तित हो जाती है। जैसी परिस्थितियां आई उन परिस्थितियों के साथ यह तालमेल करती है। विशेष करके स्थिर व्यवस्था वाले देशों में जो भी परिवर्तन होते हैं क्रमिक रूप में धीरे धीरे करके होते हैं, तेज गति से परिवर्तन नहीं होते। लेकिन जहां पर क्रांति की पृष्ठभूमि रही है वहां पर तेज तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। जैसे 1917 में जब सामाजिक क्रांति हुई सोवियत संघ में, उसके बाद तीव्र गति से परिवर्तन हुए और इतनी तेज गति से परिवर्तन हुए सोवियत संघ में कि जिस सोवियत संघ को दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ देश माना जाता था, दुनिया का सबसे बड़ा देश था वह दुनिया का, लेकिन सबसे पिछड़ा देश जिस सोवियत संघ को माना जाता था उसको 30 साल में, 30 साल या कहिए 25 साल में स्टालिन ने इतनी तेज गति से परिवर्तन किया कि सोवियत संघ दुनिया की महाशक्ति के रूप में सामने आ गया। तो ये तेज गति से। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा वह उतनी तेजी से धड़ाम से नीचे भी गिरेगा। लेकिन जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा उसका हर कदम नपातुला होगा, और एक बार यदि कदम आगे बढ़ गया वो वापस पीछे नहीं हटेगा। तो ये तेज गति
मंद गति इसका परिणाम होता है। तो गतिशील है, इसमें ये नष्ट नहीं होता, परिवर्तित होता है। और जहां पर स्थिर व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, वहां पर सरकार जो भी काम करती है, जनता को मालूम है कि सरकार ऐसा कर सकती है। अनएक्सपेक्टेडली, अनपेक्षित रूप से किसी बहुत बड़े परिवर्तन की आप वहां पर विचार नहीं कर सकते। लेकिन चीन में है, चीन में हो चाहे पूर्व सोवियत संघ में हो, बड़े तेज गति से परिवर्तन किया। भारत भी लंबे समय तक धीरे धीरे करके अपनी प्रगति करता रहा, बिल्कुल धीरे धीरे। उसकी स्पीड इतनी कम थी कि लोगों का धीरज ही चूक जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके परिवर्तन भी हमको आगे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। तीसरा है नैतिकता। नैतिकता व्यक्ति के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जिसमें नैतिकता होगी वह कभी भी गलत काम नहीं करेगा, और यही नैतिकता राजनीतिक संस्कृति को आकार देती है, उसको एक निश्चित आवरण देती है कि देखो ये काम गलत है, ये काम सही है। सही काम के लिए सही मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, गलत काम मत करो, हिचकोगे। लेकिन जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो गलत काम करता है, उसकी प्रवृत्ति है मान लीजिए गलत काम करने की, तो वह गलत काम करते हुए कभी भी नहीं हिचकता, बिल्कुल फ्रैंकली गलत काम करता है और डंके की चोट पर बताता भी है कि मैंने गलत काम किया, जो करना है कर लो। लेकिन जो सही आदमी होता है वह यदि गलत काम करेगा तो एक तो वह असफल होगा और उजागर भी हो जाएगा। तो इसलिए वह मूल्यों के आधार पर काम करता है, वह कभी भी अनैतिक काम नहीं करता। और यदि ऐसी नैतिकता, जिस नैतिकता को हम अच्छा मानते हैं, उसी नैतिकता के आधार पर यदि व्यक्ति आचरण करता है तो राजनीतिक संस्कृति उसी प्रकार की बन जाती है। और चौथा है समन्वयकारी स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति समन्वय करता है। कैसे समन्वय? पुरानी जो संस्कृति होती है, नई संस्कृतियां आती रहती हैं, नई चीजें आती रहती हैं, तो यह इसका स्वरूप नष्ट नहीं होता, परिवर्तित हो जाता है। तो नए और पुराने के बीच समन्वय करना जरूरी हो जाता है। जैसे हम भारत में, आपको हंसी भी आएगी, जैसे भारत में हम पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार कर चुके हैं पूरा। हम अपने दैनिक जीवन में पाश्चात्य संस्कृति से अभिभूत है पूरा, लेकिन भारत की प्राचीन संस्कृति को भी भूल नहीं पा रहे हैं। परिणाम यह होता है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में भरी दोपहरी में दूल्हा थ्री पीस सूट पहन करके घोड़ी पर सवार होकर बारात निकलता है। 3 पीस सूट, वह अपने धोती कुर्ता को छोड़ चुका है। क्यों? पाश्चात्य संस्कृति। लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे, इसलिए 3 पीस सूट पूरा पसीने तरबतर हो जाएगा। लेकिन 45 डिग्री टेम्परेचर में भी वह बारात निकलेगा। पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति, समन्वय। तो भारत में तो ये चीज देख करके हमको हंसी आती है। आज के लिए इतना, इसके बाद अगले में फिर इसको पूरा करेंगे। आपको धन्यवाद।